नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो शिक्षा, परिवार, घर या व्यवसाय से जुड़ी हुई हो, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं वास्तु से जुड़ी हुई होती हैं और इन सभी समस्याओं का समाधान भी वास्तु में ही छुपा हुआ होता है। कौन कौन सी समस्याओं का समाधान आप निकाल सकते हैं वास्तु से और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको वास्तु में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तु विशेषज्ञ सर्वांग जी। दोस्तों, सर्वांग जी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी यात्रा कर चुके हैं और अपने वास्तु के ज्ञान से कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया है। इन्होंने वास्तु के लिए इन्होंने कई महल और किलों का अध्ययन भी किया है और इसके साथ ही इन्होंने टर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ ओकल्ट साइंसेस के संस्थापक भी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। पंडित जी, आपने कई देशों की यात्रा की है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अलग अलग जगहों पे जाने का वास्तु को लेकर? देखिए, नियमित रूप से मैं थाईलैंड जाता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं काफ़ी वहाँ। इसके अलावा बहुत जगहों में गया हूँ। पूरी दुनिया में जो मनुष्य हैं उनकी समस्याएं और उनके अनुभव और उनके महसूस करने का ढंग वो एक ही सा है, अलग अलग नहीं है। मैंने जो ये पाया कि जितनी दुनिया में 4 प्राचीन संस्कृतियां हैं, इजिप्शियन, रोमन और चाइनीज और इंडियन, जो सबसे प्राचीन थ्योरी अपनी इंडियन, सब एलिमेंटल थ्योरी पे बेस्ड है। तो सब जगहों में कमोबेश जो व्यवस्थाएं मिली, वहाँ के धार्मिक रीति रिवाज, वहाँ के जो वास्तु से संबंधित मान्यताएं हैं, वो लगभग समान रूप से हैं। खाली परिस्थितिजन्य और जलवायु के भेद से जो अंतर दिखाई देते हैं खान पान के और दूसरी चीज़ों के, बस वो हैं। जैसे थाईलैंड का जिक्र करें तो आपने भारतवर्ष में देखा होगा, हमारे यहाँ पितरों की बहुत मान्यता है जी। और श्राद्ध इत्यादि बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो पितरों से रिलेटेड हैं। हमारे यहाँ जो शादी ब्याह होते हैं उसमें पितरों को बाकायदे न्योता दिया जाता है, न्योतते हैं, और ये पितरों का सम्मान है। यानी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं घर के, उनका सम्मान है। मैंने अपनी वास्तु और ज्योतिष की प्रैक्टिस में भी देखा कि जीवन की बहुत सारे सुख दुख हमें पितरों की वजह से होते हैं। उनकी तृप्ति बहुत आवश्यक है। घर में अगर हम बुजुर्गों का, अपने जीवित बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते तो भी पितर कुपित होते हैं। जो हमने थाईलैंड में जिस तरह का अनुभव किया, हमारे यहाँ हम लोग समझते थे कि पितरों का खाली इंडिया में वो है, लेकिन वृहद ग्रेटर इंडिया का जितना प्राचीन भारत का जो स्वरूप दिखाई देता है, उसमें जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बर्मा, वो सब जगह मुझे एक तरह की व्यवस्थाएं मिली, लगभग सब जगह। आज बुद्धिज्म है वहाँ पर थाईलैंड में, और बुद्धिज्म के बावजूद वहाँ पर न केवल किसी के घर में, घर के अलावा बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल में भी मुझे पितरों के घर, यानी उसको लोग स्पिरिट हाउस बोलते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा वो लोग एक अलग कोना काट करके उसमें वो बनाते हैं। एक स्पिरिट हाउस और दूसरा ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी थाईलैंड में आपको जगह जगह मिलेंगे। तो वो थाई लोग बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, वो भी ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं इनसे घर में सुख शांति रहती है और सब कुछ ठीक रहता है। तो ये क्या चीज है? ब्रह्मा जी हमारे यहाँ सृष्टि के रचयिता और वास्तु के आदि पुरुष बोले गए, है ना, कि उन्हीं ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और अपना जो ये वास्तु का ज्ञान है विश्वकर्म प्रकाश में वो विस्तार से लिखा हुआ है। वो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को उसका ज्ञान दिया। तो वो चीज वहां देखने को मिलती है और हमारे यहाँ भी पितरों का उसी तरीके से सम्मान। लेकिन आज के युग में कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने वहां देखा, वहां चाहे पढ़े लिखे लोग हों, जैसे हमने कहा मॉल और कॉम्प्लेक्सेस में भी ये चीज मिलती है। आपके एक्सपीरियंस की बात, इतनी सारी चीजें आपने नोटिस की हैं, आपने समानताएं देखी हैं कि भारत में और दूसरे देशों में क्या क्या समानताएं होती हैं। पंडित जी, फेंग शुई के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर फेंग शुई क्या होता है? देखिए, फेंग शुई जैसे हमारे यहाँ वास्तु है, जो वैदिक वास्तु है ना, वो 5 तत्वों पर आधारित है। उसी तरह से अपने यहाँ वास्तु में प्राण बोलते हैं, जो ऊर्जा है उसको प्राण बोलते हैं। उसी को चाइनीज दर्शन में जो चीनी सिस्टम है वास्तु का, उसे फेंग शुई बोलते हैं। फेंग शुई का अर्थ है वायु और जल। वायु और जल उसका अर्थ है। और फेंग शुई में उन्हीं 5 तत्वों की अवधारणा है जैसे हमारे यहाँ है। और उनको घर में या किसी बड़े व्यवसाय में या किसी भी जगह, वहाँ हर चीज को वो फेंग शुई से
फेंग शुई की दृष्टि से देखते हैं, हमारे यहाँ जो कुंडली का सिस्टम है वैसे उनके यहाँ फेंग शुई का सिस्टम है। उनके यहाँ एक लोशु वर्ग होता है, स्क्वायर, एक मिस्टिक स्क्वायर है, उसकी एक कथा भी है, वो मैं आगे उसको बताऊंगा। लेकिन फेंग शुई 5 तत्वों पर है, जैसे अपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, क्रमशः ये 5 तत्व हैं। उसी तरह से उनके यहाँ भी पृथ्वी, काष्ठ, लकड़ी जिसे बोलते हैं, धातु, अग्नि और जल, ये 5, और इसके अलावा वायु और आकाश की भी मान्यता है। काष्ठ और धातु जो है वो पृथ्वी तत्व के उप तत्व के रूप में उन्होंने उसका सामंजस्य किया है। जी जी पंडित जी, तो कह सकते हैं कि वास्तु का ही चाइना में फेंग शुई नाम है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, वही जो अपने यहाँ पंच महाभूत की अवधारणा है वही वहां पर उनके यहाँ फेंग शुई के माध्यम से। जी, तो मतलब जिस तरीके से वास्तु का इस्तेमाल या वास्तु का को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में, सेम उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से, और उसी तरह से वो भी अलग अलग दिशाओं के अलग अलग अधिष्ठाता देव और अलग अलग जो उनके 8 बेसिकली उपलब्धियां लाइफ की, 8 मटेरियल जो अचीवमेंट्स हैं उसको वो डिस्क्राइब करते हैं 8 दिशाओं के माध्यम से। यहाँ हम रुकेंगे पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे जानेंगे कि आखिर वास्तु क्या होता है और क्या है वास्तु के पीछे इसकी पौराणिक कथा।